ये जो चैप्टर है, इसके दोनों ही राइटर कहीं ना कहीं इंडिया से जुड़े हुए हैं। एक इंडियन ओरिजिन की राइटर है, वो अमेरिका पहुंची है, कैसे पहुंची है, क्या है इसके बारे में इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो हमें राइटर के बारे में पर्सनली कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे तो ही पता चलेगा। ठीक है, तो उन्होंने, उनका पेन नेम है जित कला सा। ये मान के चलो कि ये उनकी लाइफ ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है ये सेक्शन। और ऐसे ही एक और राइटर है बामा, वो भी तमिल इंडियन है। उन्होंने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी या कहीं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ शेयर किया हुआ है। और जब आप बामा को पढ़ेंगे ना तो आपको मजा आएगा, एक राइटर कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर दो अलग अलग राइटर हैं, दोनों ही फीमेल हैं। और जब आप ये मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड टाइटल दिया हुआ है, मतलब दो राइटर्स का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ शेयर किया गया है। और शेयरिंग क्या की गई है कि कैसे दो अलग अलग सोसाइटी के बारे में बात की गई है। जो अमेरिका में है, वो उसने अमेरिका में किस तरह का प्रॉब्लम फेस किया कह सकते हैं हमें, बिल्कुल कह सकते हैं। तो उन्होंने वहां पर किस तरह का प्रॉब्लम फेस किया, और यहाँ पर जो बामा है, जो इंडियन राइटर है, उन्होंने इंडिया में किस तरह का प्रॉब्लम फेस किया या किस तरह की परेशानियां हैं, या कह सकते हैं कि ऑपरेशन जो हमने देखा, ऑपरेशन सोसाइटी में किस तरह से होता है अलग अलग जगह पे। कहते हैं ना कि सिर्फ इंडिया में ही होता है, नहीं भाई, प्रॉब्लम सभी जगह है। अब वो किस तरह से है, यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट जो है ना, वो इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। So before you read, we have some details. So this unit presents autobiographical episodes from the lives of two women from marginalized communities who look back on their childhood and reflect on their relationship with the mainstream culture. दोनों की ही ऑटोबायोग्राफी का ये पार्ट है, और वो अपने चाइल्डहुड में जिस तरह का उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, किस तरह से मार्जिनलाइज्ड हो गई, किस तरह से लोगों ने उनको सोसाइटी से अलग थलग शो करने के लिए, किस तरह की चीजें, उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कल्चर को समझने में, मेन स्ट्रीम कल्चर से वो किस तरह से खुद को अलग थलग महसूस करती हैं, वो हमें इस चैप्टर में पता चलेगा। द फर्स्ट अकाउंट इज बाय एन अमेरिकन इंडियन वुमेन born in the late 19th century. अब ये अमेरिकन इंडियन है, अब ये आई डोंट नो ये ओरिजिनली इंडियन है या वैसे अमेरिका के जो ओरिजिनल अमेरिकन होते हैं उनको भी रेड इंडियन कहा जाता है। तो इसके बारे में मैं क्लियर नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ कि ये प्रॉपर इंडियन ही दिया गया है या रेड इंडियन से रिलेटेड है। तो अमेरिकन इंडियन वुमेन born in the late 19th century. The second is by a contemporary Tamil Dalit writer. So तमिल राइटर है, दलित राइटर है, उनका अपना एक्सपीरियंस है। So Gertrude Simons born in 1876, was an extraordinarily talented and educated Native American woman who struggled and triumphed in a time when severe prejudice prevailed towards Native American culture and women. देखो आ गई वही बात, ये एक्चुअल में वही रेड इंडियन है, इसलिए यहाँ पर अमेरिकन इंडियन वर्ड यूज हुआ है, इंडिया से कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ये नेटिव अमेरिकन वुमेन है। और ओरिजिनल अमेरिकन को अमेरिका में कहते हैं आज भी काफी टॉर्चर किया जाता है। आज से कुछ साल पहले अमेरिका में जो, हाँ, रेड इंडियन मतलब एक्चुअली कोलंबस को सबने सुना है, कोलंबस इंडिया को ढूंढने निकला था और उसने अमेरिका की खोज की थी, पता है ना। तो कोलंबस अमेरिका को, जब एक्चुअली इंडिया को ढूंढ रहा था, पहुंच गया अमेरिका, तो वहां के लोगों को उसने रेड इंडियन का, इंडिया ढूंढ रहा था ना, तो इंडिया तो पहुंचा नहीं, लेकिन हाँ, क्रिस्टोफर कोलंबस, तो उसने वहां के लोगों को रेड इंडियन बोला था। तो अमेरिका के जो ओरिजिनल अमेरिकन है उनको रेड इंडियंस ही बोला जाता है आज भी, और वो काफी परेशान होते हैं। ये हमें ये जो व्हाइट पीपल नजर आते हैं, ये ओरिजिनल इंडियंस नहीं है, वो ओरिजिनल अमेरिकन नहीं है, ये सभी वहां जाकर शिफ्ट हुए हैं अमेरिका में। ओरिजिनल अमेरिकन तो बहुत ज्यादा, हाँ, माइग्रेटेड वी कैन से। ओरिजिनल अमेरिकन तो कहते हैं काफी, जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है ना कि सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, ओरिजिनल अमेरिकन को भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। ऐसा आपने 2-3 साल पहले अगर देखते
बहुत विरोध भी हुआ था इस चीज पे। और अगर मार्टिन लूथर किंग का नाम सुना हो तो वो कहीं ना कहीं इस चीज से कनेक्टेड थे, उन्होंने इस विरोध में शामिल हुए थे। ओरिजिनल अमेरिकन को किस तरीके से वो लोग टीज करते हैं, वहां पे परेशान करते हैं। जहां तक मैंने सुना है उनको ना तो प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है, ना प्रॉपर जॉब्स दी जाती हैं। मतलब वहां पर बहुत ज्यादा उनकी परेशानियां हैं। वो कभी भी सामने तब आती हैं जब बड़े स्तर पर विरोध होता है, नॉर्मली वो चीजें सामने नहीं आती हैं। तो ये भी एक ऐसी ही अमेरिकन इंडियन वुमेन है जो राइटर है। इनका एक्चुअल नाम है गर्ट्रूड साइमंस बोनिन, ठीक है। तो एज अ राइटर शी अडॉप्टेड द पेन नेम जित कलासा एंड इन 1900 began publishing articles criticizing the Carlisle Indian school. Her works criticized dogma and her life as a Native American woman was dedicated against the evils of operations. तो एक प्रोमिनेंट राइटर रही हैं अपने टाइम की। उन्होंने उस प्रॉब्लम को कि ओरिजिनल अमेरिकन के साथ या नेटिव अमेरिकन को किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, स्पेशली गर्ल्स को, फीमेल्स को किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, उन्होंने अपने आर्टिकल्स के थ्रू ये चीजें सामने लेकर आई। दूसरी राइटर है बामा, ये इंडिया की बात करेंगी। बामा इज द पैन नेम ऑफ अ तमिल दलित वुमन फ्रॉम अ रोमन कैथोलिक फैमिली. She has published 3 main works: an autobiography, Karukku, 1992, a novel, Sangati, 94, and a collection of short stories, Kisum Bukkaran, 1996. ये 3 बड़े कलेक्शन इनके रहे हैं। The following excerpt has been taken from Karukku. ये उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, ये पार्ट इसमें जो दिया है। Karukku means Palmyra leaves, which with their serrated edges on both sides are like double-edged swords. By a fallacious pun, the Tamil word karukku containing the word karu, embryo or seed, also means freshness, newness. तो उन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसका टाइटल दिया है करक्कू। तमिल में करक्कू होता है कि पाम लीफ होती है जिसके दोनों साइड कटीले किनारे होते हैं, ठीक है। तो जैसे दो धारी तलवार जैसा उन्होंने यहाँ पर इस वर्ड को यूज किया है, कारू जो वर्ड है और करक्कू जो है। और यहाँ पर कारू का एक और मीनिंग होता है वो एम्ब्रियो और सीड, मतलब फ्रेशनेस और न्यूनेस को भी ये डिपिक्ट करता है। तो यहाँ पे दोनों, यहाँ पे पन यूज हुआ है ना, PUN, इसका मतलब ही इसमें डबल मीनिंग भी है, कह सकते हैं कि इसका जैसे वहां पर हमने पढ़ा था ना कि कीपिंग क्वाइट में आर्म्स, स्टॉपिंग योर आर्म्स, तो आर्म्स का मतलब वहां पर हथियार भी हो सकता है, आर्म्स का मतलब अपनी एक्टिविटीज को रोकना भी हो सकता है, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है। तो उन्होंने करक्कू में जो टाइटल चूज किया उसके 2 सेंस निकलते हैं। तो हमें इन दोनों राइटर को यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा कि वो राइटर जीत कला सा ने क्या पर्सनल एक्सपीरियंस फेस किया। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, लंबे बाल थे उनके, बाल क्यों कटवाए गए ये देखो। The first day in the land of apples was a bitter cold one, for the snow still covered the ground and the trees were bare. A large bell rang for breakfast, its loud metallic voice crashing through the belfry overhead and into our sensitive ears. The annoying clatter of shoes on bare floors gave us no peace. The constant clash of harsh noises, with an undercurrent of many voices murmuring an unknown tongue, made a bedlam within which I was securely tied, and though my spirit tore itself in struggling for its lost freedom, all was useless. अब वो बता रही हैं कि वो किसी जगह पर, ना तो इसके पहले के बारे में दिया गया है कि वो वहां उस जगह पे कैसे पहुंची हैं, वो कोई ऐसी जगह जो बहुत ठंडी है, एप्पल्स वहां होते हैं, पेड़ों पर एप्पल्स बिल्कुल नहीं है, पत्तियां गिर चुकी हैं, ठीक है। एक बड़ा सा बैल बजती है, मतलब ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। उसकी जो साउंड थी कहीं ना कहीं काफी हार्श साउंड थी, सेंसिटिव ईयर्स को कहीं ना कहीं वो पिंच कर रही थी वो वाली साउंड। द एनोइंग क्लैटर ऑफ शूज, और जूतों की आवाज आ रही थी, वो भी इरिटेटिंग थी। द एनोइंग क्लैटर ऑफ शूज ऑन बेयर फ्लोर्स गेव अस नो पीस,
हम डिस्टर्ब हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। और द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइजेस, मतलब इस तरह की आवाज, कुछ आवाजें वहां पर नॉनस्टॉप चल रही थी उस जगह पे, क्योंकि ये उसका फर्स्ट डे था, उसने यूज टू नहीं थी वो इस तरह की आवाजों की, इस तरह के माहौल की। विद एन अंडर करंट ऑफ मैनी वॉइसेस मर्मरिंग एन अननोन टंग, वो लोग आपस में कुछ अननोन टंग में बात कर रहे थे, कुछ आवाजें आ रही थी, कुछ मर्मरिंग का साउंड था, मेड अ बेडलम विदिन व्हिच आई वाज सिक्योरली टाइड। तो मुझे बांधा गया था। And though my spirit tore itself in struggling for its lost freedom, all was useless. मैं कोशिश कर रही थी खुद को फ्री करने की, बट मेरा फ्रीडम तो वहां पर, हाँ यहाँ पर लैंग्वेज की बात की गई है, ठीक है। वो उस लैंग्वेज को समझ नहीं पा रही थी, जिस जगह पे थी वो लोग क्या बात कर रहे थे, वो उसको समझ में नहीं आ रहा था। A pale-faced woman with white hair came up after. We were placed in a line of girls who were marching into the dining room. अब क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए बेल हुआ था, तो अब सारी लड़कियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया। वो डाइनिंग रूम की तरफ अब उन्हें जाना है। एक अजीब सी व्हाइट हेयर वाली जो लेडी थी, वो हमारे पीछे पीछे आ रही थी। दीज वर इंडियन गर्ल्स इन स्टिफ शूज एंड क्लोजली क्लिंजिंग ड्रेसेस। अब देखना, यहाँ पे इंडियन देख के कंफ्यूज मत होना। ये सारी की सारी जो थी ओरिजिनली वो नेटिव अमेरिकन लड़कियां थी। इनके जूते कैसे थे, स्टिफ, बहुत टाइट थे, एंड क्लोजली क्लिंजिंग ड्रेसेस भी बहुत टाइट फिटिंग की थी। द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रन्स एंड शिंगल्ड हेयर। छोटी बच्चियों के जो थी, उनके एप्रन्स पर स्लीव के जो स्लीव से, हाँ, इंडियन गर्ल्स का मतलब यहाँ पर हमारे देश की बात नहीं हो रही है, ये अमेरिकन गर्ल्स हैं, नेटिव अमेरिकन गर्ल्स। तो वहां पर जो ओरिजिनल अमेरिकन हैं, उनको आज भी टॉर्चर होते हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रॉपर नहीं मिलती हैं। आप उनके बारे में कभी भी पढ़ो, आप 3 साल पहले देखते एक इंडियन, वो जो वहां के नेटिव अमेरिकन जब विरोध कर रहे थे, तो एक पुलिस मैन ने उसके किसी तरह टॉर्चर किया था, पता नहीं, मुझे ढंग से याद नहीं है, शायद फेस पर पैर रख दिया था, वो बैठा हुआ था या लेट गया था, या उसको किसी तरह हटाने की कोशिश की होगी, जो भी रीजन रहा हो, वहां पर किसी की डेथ हो गई थी। उसके बाद तो अमेरिका में हंगामा मच गया था। हम जितना अमेरिका का उजला पक्ष देखते हैं, उतना ही उसके पीछे डार्क स्टोरी भी है, लेकिन वो डार्क स्टोरी स्क्रीन पर कम आती है, चीजें कम पता चलती हैं। हमें हमेशा वो व्हाइट पीपल नजर आते हैं अमेरिका में, ये पता ही नहीं है कि वो वहां के है ही नहीं। हाँ, नेटिव अमेरिकन आर ऑप्रेस्ड, स्टिल दे आर ऑप्रेस्ड। चलो, तो यहाँ पर ये काफी पहले की बात है, अराउंड 1900 इन्होंने ये लिखा है, लेकिन 1876 के आसपास इनका बर्थ दिया गया है, तो मतलब ये उस समय की बात है, काफी पहले की बात है। वी कैन से ट्रम्प की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि उनके पेरेंट्स कहाँ के थे ओरिजिनली, वो कहाँ बिलोंग करते हैं, ये जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी तो जर्मनी से अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। इस समय तो वाकई में सिचुएशन कुछ अजीब सी हो रही है बेटा, चारों तरफ अजीब सी स्थिति है। कोई किसी पर अटैक कर दे रहा है, कोई किसी पर अटैक कर दे रहा है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है सबको मारने में ही मजा आ रहा है। हम्म अपने बहुत सारे इंडियंस भी ओरिजिनल नहीं है, रुद्र कह रहे हैं। अपने इस नहीं, पर उसने अपन बोला। तो तुम आर्यंस की थ्योरी पर बात करना चाह रहे हो, क्यों रुद्र? मारियो का गेम है, क्या बात है। चलो, अब यहाँ पर याद नहीं है, पर ऐसा कुछ सुना था। देखो रुद्र, सुनो, लेकिन वेरीफाई जरूर करो। मैंने भी कुछ कहा तो उसको भी वेरीफाई जरूर करो। इंफॉर्मेशन आज के टाइम में
मिसगाइड बहुत करती हैं। आपका ब्रेन वॉश करने के लिए बहुत सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस भी अवेलेबल हैं। तो हमेशा कोई भी इंफॉर्मेशन मिले वेरीफाई करना जरूरी है। बिना वेरिफिकेशन के किसी भी चीज पर भरोसा, आंख बंद करके भरोसा करना ही नहीं है। हमारे बायो पढ़ रहे हैं तो हमें और ज्यादा डीपली जा रहे हैं। तो चीजों को समझने के लिए कहते हैं आंख को ही नहीं, दिमाग को हर समय एक्टिव रखना है। कभी ना तो फेसबुक के ज्ञान पर, ना ही यूट्यूब के ज्ञान पर भरोसा करना। चीजों को वेरीफाई करना और प्रॉपर सोर्सेस से वेरीफाई करना। कभी भी ऐसे चलना ही नहीं है। इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं है, मैंने तो अभी तुम लोगों से पता चल रहा है। ओह, ये क्या हो रहा है? मैम ये अभी तो, चला था ये। तो ये साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ऐसे ही हवा की बातें हैं, क्यों? पता नहीं मैम, यूट्यूब पे देखा था। यूट्यूब के ज्ञान पे कम भरोसा करना जब तक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ना हो, या तो कोई वाकई में जनरल में इस तरह की न्यूज आई हो। अरे मैंने तो 2020 से गूगल की बात मानना भी छोड़ दी। वो भी आंसर सही से बता नहीं पाता, ये क्या बताएगा। इसीलिए बेटा, जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं हो, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं और होती रहती हैं। और ऐसा होगा तो ह्यूमंस इन 100 years विल बी एंडेड। लेकिन ऐसा होगा तब ना। वैसे अगर कोई स्पीशीज एक बार खत्म हो जाती है तो क्या वो क्या होता है उसे दोबारा बनती है? जैसे डायनासोर खत्म हुए वो दोबारा बन सकते हैं, या इंसान खत्म हुए तो दोबारा स्पीशीज आएगी ह्यूमंस की? एक चीज से हो सकता है वो, क्या क्रायो प्रिजर्वेशन। है? मतलब पहले से गैमीट्स इकट्ठा कर लो उनको, सीड बैंक्स होते हैं, उनमें जो प्लांट की स्पीशीज होती है जो कि एक्सटिंक्ट होने वाली होती है, तो उनकी जो सीड्स होती है उनको अपन सीड बैंक्स में रखते हैं, जहाँ पे बिल्कुल लो टेम्परेचर पे इनको रखा जाता है कि वो प्रिजर्व रहे। अच्छा कुछ तुम ज्यादा लोगों भारी ने बोल दिया। अच्छा तुम लोगों ने एक चीज सुनी थी कि कभी महाप्रलय वाला, हमारे पुस्तकों में भी एक टर्म आती है कि महाप्रलय आया था। तो उससे पहले जो उस समय के राजा थे, महाराज मनु और शत्रुपा, उनको बोला गया था कि पृथ्वी समाप्त होने वाली है, तो संसार के समस्त बीजों का को संभाल कर आपको रखना है। और जब फिर से सृष्टि का निर्माण होगा तो उन सब बीजों से फिर से सृष्टि कंटिन्यू होगी। तो ऐसा उन्हें आदेश मिला था। तो यहाँ पर अमेय की बात से मुझे वो बात याद आई है। एक बोट में। मैम आप इंग्लिश छोड़ के फिलोसफी पढ़ाना चालू कर दो, मजा आता है। आज तो सब पढ़ लिया, अर्षिता सही कह रही है। अरे तो मैम आज बेटा चैप्टर खत्म करना है। बिल्कुल, आज तो एनी हाउ खत्म ही करना है, इसको ले जाना नहीं है। हालांकि चैप्टर सिंपल है, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं बेटा, जो चीजें पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वही चीजें सामने आती हैं तो कुछ याद आ जाता है। चलो, अब अर्चिता क्या इतना होगा पर्सनल क्या नहीं नहीं होना होगा। था रुद्र रुद्र से। रुद्र ज्यादा रियलिस्टिक है, वो कह रहे हैं इम्पॉसिबल। क्या इम्पॉसिबल? मे बी टू सेव एवरीथिंग। चलो टू अब लर्न यहाँ पे आ जाओ। एवरीथिंग। हम्म क्या रुद्र? टू लर्न एवरीथिंग, सब कुछ जानना। टू लर्न एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल। इट्स करेक्ट। हम्म। दुनिया में ज्ञान का वो अंधा तो संसार है बेटा। वो तो पल पल पे एक हर नई नई चीज मिलेगी, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता और मेरी नजर में तो एक ही एक्सपर्ट है, वो है ऊपर वाला। ईश्वर के अलावा इस संसार में कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। हम किसी एक फील्ड में ही एक्सपर्ट हो जाएं, बहुत बड़ी बात है। आर्यांश, यू हैव टू प्रूव इट।
चलो, अब वो जो लड़कियां हैं उनको वहां पर लाइन में खड़ा करके डाइनिंग रूम में ले जाया जा रहा है, ठीक है। तो उनका क्या था, वो इंडियन गर्ल्स थी, उनके जो ड्रेसिंग था बहुत टाइटली वो कपड़े पहनी हुई थी। एज आई वॉक नॉइजलेसली इन माई सॉफ्ट मोकेजन्स, मोकेजन्स उसके अच्छे शूज हैं जो सॉफ्ट हैं, ठीक है। मैं बड़े आराम से बिना आवाज किए चल के जा रही थी। I felt like sinking to the floor, for my blanket I had been stripped from my shoulders. I looked hard at the Indian girls, who seemed not to care that they were even more immodestly dressed than I. In their tightly fitting clothes, उनके कपड़े जो थे awkward लग रहे थे। हम कह सकते हैं कि उनको एज अ फीमेल उनको किसी तरह से टॉर्चर ही किया जा रहा था कि इतने टाइट कपड़े पहनाए गए थे। उस लड़की को खुद ये गंदा लग रहा था। वो काफी अच्छे तरीके से थी वो, क्योंकि उसका फर्स्ट डे था। ये रेड इंडियन है बेटा, ब्रिटिश नहीं है, रेड इंडियन है या अमेरिकन है, ये कह सकते हैं, ब्रिटिश नहीं है ये। तभी तो उसे वहां पर जाकर वो जो ऑब्जर्व कर रही है, अभी भी कंफ्यूजन है। देखो, इंडियन वर्ड भूल जाओ, यहाँ पर जब भी इंडियन आए तो समझ जाना अमेरिका के असली रहने वाले लोग, ठीक है। चलो मतलब अमेरिका के रहने जो वाले असली लोग हैं वही इंडियन है? उनको इंडियन बोला जाता है। तो फिर यहाँ जो भारत में असली हम जिंदा इंडियन है वो कौन है फिर? तुम अपने आप को भारतीय कहना शुरू कर दो, इंडियन कहना बंद कर दो, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। पता नहीं है चलो। क्या चल रहा है। So in that, while we marched in, the boys entered at an opposite door. I watched for the 3 young braves who came in our party. I spied them in the rear ranks, looking as uncomfortable as I felt. तो जब वो उस रूम में हुई, हाँ सही कह रहे हैं रुद्र, ठीक है। तो जैसे ही जब लड़कियों की एंट्री हुई तो वहीं दूसरे रास्ते से उसने कुछ बॉयज को भी एंटर करते हुए देखा। तो जैसे कि ये जो लड़की थी, आई स्पाइड देम इन द रेयर रैंक्स, मतलब मैं थोड़ा सा उन लड़कों पे निगाह रख रही थी। लुकिंग एज अनकंफर्टेबल एज आई फेल्ट, जैसे कि मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था, उन लोगों को देखकर मुझे दिख रहा था वो भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अ स्मॉल बेल वाज टैप्ड एंड ईच ऑफ द पीपल्स ड्रू अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल। एक बेल जैसे ही हुई, एक और बेल हुई, पहले एक बेल हुई मतलब ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ, फिर एक और बेल हुई। जब दूसरी बेल हुई तो सभी बच्चों ने अपनी अपनी चेयर निकाली टेबल के नीचे से। सपोजिंग दिस एक्ट मीन्ड दे वर टू बी सीटेड, तो देखकर ऐसा लग रहा था मतलब अब इनको बैठना है। आई पुल्ड आउट माइन, मैंने भी अपनी चेयर निकाल ली, एंड एट वन स्लिप्ड इनटू इट फ्रॉम वन साइड, मैं भी उसमें बैठ गई चुपचाप। बट व्हेन आई टर्न्ड माय हेड आई सॉ दैट आई वाज द ओनली वन सीटेड एंड ऑल द रेस्ट एट आवर टेबल रिमेन्ड स्टैंडिंग। लेकिन जब मैं बैठी तो मैंने देखा सारे के सारे खड़े हैं सिवाय मेरे, मैं ही बैठी थी बस। मतलब वो नई थी, उसको कुछ पता नहीं था कि कब बैठना है। उसने सोचा चेयर निकाली है तो बैठने के लिए निकाली होगी। जस्ट आई as I began to rise, looking shyly around to see how chairs were to be used, a second bell was sounded. मुझे थोड़ा awkward लगा, मैं खड़ी होने को हुई कि ये सब लोग खड़े ही हैं, शायद अभी नहीं बैठना हो। तो जैसे खड़े होने को हुई वैसी एक और बैल होती है। ऑल वर सीटेड एट लास्ट, और उस बैल पर वो सब बैठ गए। मतलब पहली बैल पर चेयर निकालनी है, दूसरी बैल पर बैठना है। सो एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इनटू माय चेयर अगेन, और मैं जो उठने को हुई थी मैं भी वापस बैठी गई। आई हर्ड अ मैन्स वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम। तभी किसी की आवाज आती है, किसी मेल की आवाज आती है, और वो जब ये देखती है ऑथर उनकी तरफ, बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स। लेकिन ये देख रही है बाकी सबका ध्यान अपनी प्लेट पर है। As I glanced at the long chain of tables, I caught the eyes of a pale-faced woman upon me. जब मैंने टेबल पर ध्यान दिया तो वो जो लेडी हमारे पीछे पीछे आई थी ना, वो मुझे नोटिस कर रही है। Immediately I dropped my eyes, wondering why I was so keenly watched by the strange women. अब लड़की को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जो लेडी है ये मुझे क्यों बार बार नोटिस कर रही है। The man ceased his mutterings
और वो जो आदमी था जो कुछ बोलता जा रहा था, एंड देन अ थर्ड बेल वाज स्टैब्ड। इसको वहां की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, ये ध्यान रखना। फिर थर्ड बेल होती है, एवरीवन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फॉर्क एंड बिगन ईटिंग। जैसी थर्ड बेल होती है, देखो क्या बात है, पहली बेल पर चेयर निकालो, दूसरी बेल पर बैठो, तीसरी बेल पर नाइफ और फोर्क निकालकर ईटिंग शुरू करो। आई बिगन क्राइंग इंस्टेड, फॉर बाय दिस टाइम आई वाज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर। और मेरा क्या हुआ, मैं तो रोना शुरू हो गई, क्योंकि मैं तो डर गई ये सब चीजों को देख के, ये क्या है। कहां पर इज यूज हुआ है, हिज नाइफ। एक सेकंड कहाँ है, एवरीवन पिक्ड अप हिज नाइफ। हाँ देखो क्या होता है रुद्र, जब इस तरह की कॉमन लोगों की जब बात की जाती है ना, तो वहां पर ही, हिज, हिम को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। बॉयज भी बताया था ना उसने, 3 लड़के भी आए थे जिन्हें इसने नोटिस किया था, तो वहां बॉयज भी थे, ऐसा नहीं है कि बॉयज नहीं थे। बट इस तरह की जब राइटिंग होती है तो उसमें ही, हिज, हिम को नॉर्मली फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे लास्ट लेसन में शी यूज किया गया था। वो तो प्लेस के लिए किया गया था ना। हाँ हाँ। तो क्योंकि यहाँ पे एवरीवन है, एवरीवन में इन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया है कि मेल है कि फीमेल है, तो एवरीवन के साथ में हिज है। ये नॉर्मली भी जब तुम स्टोरी राइटिंग वगैरह कुछ करो तो ध्यान रखना कि इस तरह की चीजें ये नॉर्मली राइटिंग में यूज होती है। बट दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला वाज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन दैट फर्स्ट डे। रोने जरूर लगी, लेकिन उसके सामने और बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली थी। तभी कहती है ये इस तरह का ईटिंग फॉर्मूला जो था वहां जो देखा वो इतना डिफिकल्ट नहीं था। लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जुडविन गेव मी अ टेरिबल वार्निंग। जब सुबह का थोड़ा टाइम और लेट हुआ तो इनकी कोई फ्रेंड थी जुडविन, उन्होंने कोई वार्निंग दी। क्या वार्निंग दी, जुडविन न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के कुछ वर्ड्स जानती थी जुडविन। And she had overheard the pale-faced women talk about cutting our long heavy hair. और वो बताती है जुडविन कि ये वो जो पेल फेस वाली लेडी है वो हमारे जो लंबे बाल हैं वो कट करवाने वाली हैं। Our mothers had taught us that only unskilled warriors who were captured had their hair shingled by the enemy. तो ये जो बच्चियां हैं इनकी माओ ने इन्हें कभी बताया हुआ था कि जब अनस्किल्ड वॉरियर्स जो युद्ध में किसी तरह पकड़ लिए जाते हैं, अनस्किल्ड वॉरियर्स का मतलब है हाँ योद्धा तो हैं बट कोई गलती की या प्रॉपर परफेक्ट नहीं थे अपने काम में, इसीलिए अरेस्ट किए गए। और जब अरेस्ट हुए, कैप्चर किए गए, तो वहां पर उनके बाल कटवा दिए जाते हैं। तो मतलब ये इंसल्टिंग था, बाल कटवाना उन बच्चियों के लिए इंसल्टिंग था। So among our people, short hair was worn by mourners and shingled hair by cowards. तो जो मोर्नर जो दुखी है या परेशान है उनके शॉर्ट हेयर होंगे, और शिंगल्ड हेयर एक प्रॉपर हेयर स्टाइल है, ऐसा छोटे छोटे बाल करके इस तरह का शिंगल्ड हेयर का एक प्रॉपर पैटर्न है। ये माना जाता है कि जो कावर्ड्स होते हैं या अनस्किल्ड वॉरियर्स होते हैं उनके होते हैं। तो उसका मानना ये है कि हम अनस्किल्ड वॉरियर तो है नहीं, फिर हमारे बाल क्यों कट होंगे इस तरह से। We discussed our fate some moments, and when Judwin said we have to submit because they are strong, I rebelled. जुडविन ने कहा हमें हार माननी ही पड़ेगी, हम यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है। तो वो कहती है कि मैं ऐसे कैसे मान लूंगी। I rebelled. No, I will not submit. I'll struggle first. I answered. क्लियर कहती है कि मैं स्ट्रगल करूंगी, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली हूं नहीं। I watched my chance, and when no one noticed, I disappeared. I crept up the stairs as quietly as I could in my squeaking shoes. My moccasins had been exchanged for shoes. भाई इसके मोकेजिन जो कंफर्टेबल शूज थे उनको चेंज कर दिया गया, इसको भी वो वहां जो नॉइजी शूज थे वो पहना दिए गए, तभी स्क्वेकिंग शूज दिया है ना। तो वो एक मौका तलाश रही थी कि मैं किसी तरह खुद को बचा सकूं, ये मेरे हेयर कट नहीं हो पाए। तो जब मुझे ले जाने की बारी आई, मैं वहां से डिसअपियर हो गई, चुपचाप से स्टेयर से निकलकर कहाँ चली गई। माय अलोंग द हॉल आई पास्ड विदाउट नोइंग व्हिदर आई वाज गोइंग।
मैं हॉल में से होकर चली गई, कहाँ गई कोई मुझे नोटिस नहीं कर पाया। टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर, साइड में एक दरवाजा खुला हुआ था, मतलब इस जगह से वो पूरी तरह से अपरिचित थी। तो वो उस हॉल में चली गई, हॉल के पास चली गई। आई, हाँ मे बी हुआ बाल काटने वाला, वो तो एक अजीब सी एक अफवाह जैसी थी। आज ठीक से है, कुछ 7-8 साल पहले लगभग शायद। हाँ, चोटी काट ली छोटी जाती वाली है, चुड़ैल। वो इस तरह की वो एक तो अफवाह टाइप की थी। तो जैसे ही वो वहां से निकली तो कहाँ पहुंचती है, आई फाउंड अ लार्ज रूम विथ 3 वाइट बेड्स इन इट। तो वो बड़ा सा रूम था जिसमें 3 बेड डले हुए थे। द विंडोज वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टन्स विच मेड द रूम वेरी डिम। और उस पर डार्क ग्रीन कर्टन से विंडोज कवर थी, तो उस रूम में रोशनी बहुत कम आ रही थी। थैंकफुल दैट नो वन वाज देयर, आई डायरेक्टेड माय स्टेप्स टुवर्ड्स द कॉर्नर farthest from the door. On my hands and knees I crawled under the bed and huddled myself in the dark corner. और मैं चुपचाप बेड के नीचे जाकर एक कॉर्नर में ऐसे चुपचाप बैठ गई। फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई पियर्ड आउट, मैं थोड़ा सा छिपी हुई थी जहां से, वहां से देखने की कोशिश की। शडरिंग विद फियर whenever I heard footsteps nearby, जैसे ही आसपास कहीं फुटस्टेप सुनाई देते थे तो मैं घबरा जाती थी। दो इन द हॉल लाउड वॉइसेस वर कॉलिंग माय नेम, अचानक से उस हॉल में मेरा नाम तेजी से अनाउंस होने लगा, सुनाई दे रहा था मुझे। एंड आई न्यू दैट इवन जुडविन वाज सर्चिंग फॉर मी, मेरी फ्रेंड तक मुझे ढूंढ रही थी। I did not open my mouth to answer. Then the steps were quickened and the voices became excited. धीरे धीरे लोगों ने मुझे ढूंढने में तेजी लाई, आवाज तेज होती चली गई। The sounds came nearer and nearer. अब लग रहा था सब मेरे पास ही आते जा रहे हैं, उसी रूम में आ रहे हैं। Women and girls entered the room. I held my breath and watched them open closet doors and peep behind large trunks. Someone threw up the curtains and the room was filled with sudden light. किसी ने कर्टन खोल दिए, अचानक से उस रूम में उजाला हो गया। किसी ने ट्रंक के पीछे ढूंढा, जगह जगह ढूंढने की कोशिश की। What caused them to stoop and look under the bed? I do not know. मुझे नहीं पता किसने कहा या क्यों उन्होंने बेड के नीचे ढूंढा, क्योंकि वो तो बेड के नीचे छुपी हुई थी। I remember being dragged out. मुझे वहां से खींच कर लाया गया। Though I resisted by kicking and scratching wildly. मैं स्क्रैचिंग कर रही हूँ, स्टूपिंग, झुकना, ठीक है। तो मैंने कोशिश की किसी तरह। आई वॉज कैरीड डाउन स्टेयर्स एंड टाइड फास्ट इन अ चेयर, मुझे तो बांध दिया गया चेयर पर लाकर नीचे। I cried aloud, shaking my head all the while until I felt the cold blades of the scissors against my neck. मुझे गर्दन के पास वो कोल्ड ब्लेड महसूस हो रहे थे हेयर कट के लिए। एंड हर्ड देम नो ऑफ वन ऑफ माय थिक ब्रेड्स, और मुझे पता चल गया कि मेरी अच्छे खासे घने बालों को काट दिया गया है। देन आई लॉस्ट माय स्पिरिट, ऐसा लगा जैसे मैं तो मर ही गई। Since the day I was taken from my mother, I had suffered extreme indignities. जिस दिन से मेरी माँ के पास से मुझे यहाँ लाया गया है, मैंने बहुत सारी indignities यानी अपमान बहुत झेला है। People had stared at me. I had been tossed about in the air like a wooden puppet. देखो किस तरह की चीजें उसने फेस की हैं। लोग मुझे घूरते हैं, मुझे वुडन पपेट की तरह हवा में खड़ा कर दिया जाता है या टॉस किया जाता है, उछाला जाता है। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज शिंगल्ड लाइक अ कावर्ड्स, किसी कावर्ड की तरह मेरे लॉन्ग हेयर कट कर दिए। इन माई एंग्विश आई मोन्ड फॉर माई मदर, और मैं जब इतनी दुखी थी तो मुझे सिर्फ मेरी माँ याद आ रही थी। बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी, बट वहां कोई नहीं आया मुझे शांत करने के लिए। नॉट अ सोल रीजन क्वाइटली विद मी as my own mother used to do, for now I was only one of many little animals driven by a herder. मतलब मैं उन जानवरों के बीच में थी, मैं खुद भी वन ऑफ दोज एनिमल्स थी कि जो एक हर्डर जैसे चाहे वैसे उसको ट्रीट करे। मतलब इन उस इस तरह की चीजें, ये तो चलो इन्होंने ये चीज बताई। हमारे यहाँ भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बहुत सारे केसेस आते हैं, बच्चे गायब हो जाते हैं, हमें नहीं पता उन बच्चों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। अगर आप चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर कोई मूवी देखो तो वहां पर
आपने अगर देखी होगी तो शायद मास्टर है, कौन सी है, हाँ मास्टर में भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर दिखाया है। विजय थलपति की मूवी है मास्टर, देखी है किसी ने? तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत ही हॉरिबल होती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें अगर देखो तो लो आर्यांश ने तो 4 बार देखी है, तो चीजें हैं बेटा। ये उन्होंने अपना रियल एक्सपीरियंस यहाँ शेयर किया है, बहुत सारे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लायक ही नहीं हो पाते, बता ही नहीं पाते कि उनके साथ क्या हुआ। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर वो सिर्फ अपनी माँ को याद कर रही हैं और इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर चलो अर्षित, जब मास्टर देखने की बारी आए तो देख लेना। सो वी टू आर ह्यूमन बींग्स। अब ये बामा की स्टोरी है। बामा की स्टोरी जब आप पढ़ोगे ना तो आप ऐसा लगेगा जैसे आपके सामने वो सारी चीजें हैं। हाँ, पिक्चराइजेशन ऐसा लग रहा है सामने ही चल रहा है। So when I was studying in the 3rd class, I hadn't yet heard people speak openly of untouchability, but I had already seen, felt, experienced, and been humiliated by what it is. 3rd क्लास में थी, अनटचेबिलिटी को देखा नहीं है। 11 का नहीं पता बेटा, मुझे 11 का आइडिया नहीं है। मैंने मास्टर देखी, वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर ही है वो मूवी। एक ही नाम तो नहीं है मास्टर 11 ऐसा? नहीं नहीं, नहीं सिर्फ नहीं, मास्टर अलग है, है। सिर्फ मास्टर है। चलो, तो यहाँ पर वो बात करती है कि मैं 3rd क्लास में थी, तो पीपल अनटचेबिलिटी पर ओपनली बात करते हैं ऐसा मुझे तब तक पता नहीं था, लेकिन फिर मैंने ये सब चीजें देखी, एक्सपीरियंस किया और ये ह्यूमिलिएशन फेस भी किया। So I was walking home from school one day, an old bag hanging from my shoulder. It was actually possible to walk the distance in 10 minutes, but usually it would take me 30 minutes at the very least to reach home. जैसे एक बच्चा होता है, स्कूल से घर जाना है, 10 मिनट का रास्ता है, बैग टांगकर स्कूल से घर आ रही हैं, लेकिन घर कैसे पहुंचती हैं? आराम से, पूरा नजारा देखते हुए, रास्ते में क्या है क्या नहीं है, हर चीज को ऑब्जर्व करते हुए। तो वो 10 मिनट का रास्ता आधे घंटे में तय कर रही हैं। सो उदय भाई, इट वुड टेक मी फ्रॉम half an hour to an hour to dawdle along. तो मतलब मैं बड़े आराम से उस रास्ते को एंजॉय करते हुए, आधा घंटा से 1 घंटा भी लग जाता था घर पहुंचने में 10 मिनट के रास्ते। वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स दैट वर गोइंग ऑन, रास्ते में क्या क्या हो रहा है, हर चीज को एंजॉय करना है। All the entertaining novelties and oddities is the streets, the shops and the bazaar. जो भी रास्ते में दिखाई दे रहा है, चाहे शॉप्स दिखाई दे, बाजार दिखाई दे, गलियां दिखाई दे, वो हर चीज को एंजॉय करती थी और उसमें घंटों बिता देती थी। द परफॉर्मिंग मंकी, पहले मदारी बहुत आते थे बंदरों को लेकर तमाशा दिखाने के लिए, अब तो हमारे यहाँ इतने बंदर हैं कि जरूरत ही नहीं है मंकीज को लेके आने की। तो जो परफॉर्मिंग मंकी, द स्नेक which the snake charmer kept in his box and displayed from time to time. अब रास्ते में कभी मदारी दिख जाता था, कभी सपेरे के साथ में उस स्नेक चार्मर को देखने लग जाती थी। The cyclist who had not got off his bike for 3 days. साइकिलिस्ट को देखती थी जो 3 दिन से साइकिल चला ही रहा है, उतरा ही नहीं है साइकिल से। Who kept pedaling as hard as he could from break of day. The rupee notes that were pinned on to his shirt to spur him on. The spinning wheels. The Marietta temple. रास्ते में जो भी उसे चीजें नजर आ रही हैं, इस तरह की चीजें पहले बहुत होती थी। साइकिल चलाने वाला आता था तो वो नॉनस्टॉप कितने घंटे चला रहा है, लोग उसको पैसे देते थे, वो चलाता रहता था, इस तरह की चीजें होती थी। तो रास्ते में कोई टेम्पल था, उसको देखने लग जाती थी। द यूज बेल हैंगिंग देयर, वहां एक बड़ा सा घंटा लटका हुआ था। द पोंगल ऑफरिंग्स बीइंग कुक्ड इन द फ्रंट ऑफ द टेम्पल। पोंगल प्रसाद होता है तमिलनाडु में, ये तमिल है राइटर इसीलिए ये बता रही हूँ। वहां पे पोंगल प्रसाद बनता है और उसका बड़ा नियम होता है। मंदिर में जो भोग लगता है तो वो उस पोंगल जो ऑफर किया जाता है, फेस्टिवल भी होता है पोंगल, लेकिन हाँ वो फेस्टिवल होता है, लेकिन वहां डेली प्रसाद बनता है, उसको भी पोंगल बोलते हैं। मंदिर में जो भोग लगता है, मे बी आई हियर इडली, आई डोंट नो। उसमें प्रसाद में बहुत सारी चीजें बनती हैं।
तो जो मंदिर के जो पुजारी होते हैं उन्हीं की टीम का मेंबर वो प्रसाद बनाएगा, हर कोई बनाता नहीं है, तो उसी को पोंगल बोला जाता है। द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टेच्यू ऑफ गांधी, पास में ही ड्राइड फिश का स्टॉल है गांधी स्टेच्यू के पास। द स्वीट स्टॉल है, द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स एंड ऑल दी अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर। मतलब मार्केट में जो जो शॉप्स हैं रास्ते में, तुम्हें लॉस्ट चाइल्ड याद आ जाएगा इसको पढ़ते समय कि रास्ते में क्या क्या चीजें उसे दिखाई दे रही हैं, अलग अलग शॉप्स नजर आ रही हैं। अय्यर इडली। The street light always demonstrating how it could change from blue to violet। और स्ट्रीट लाइट जो लगी हुई थी वो ब्लू से वॉयलेट हो जाती है। The Narikuran hunter gypsies with his wild lemur in cages। और जो कुछ हंटर जिप्सीज हैं जो वाइल्ड लेमुर को, यहाँ पे लेमुर मतलब लंगूर जैसा बंदर है, मेरे को तो ये लेमुर लंगूर ही लग रहा है, कि केजेस में लेकर आते हैं। फिर वहां पर क्या करते हैं, सेलिंग नीडल्स क्ले बीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। जो जो मार्केट में बिक रहा है, शॉप्स लगी हुई हैं, कोई भी सेलर वहां पर है, मतलब एक छोटा सा एरिया है, वहां पर जितने भी जो भी शॉप्स हैं वो सब को बता रही है जो जो उसने नोटिस किया है। जिप्सीज, एक्चुअली जिप्सीज जो होते हैं ना बेटा, जिप्सीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास कुछ लोग थे जिन्होंने काम करना बंद कर दिया और वो जिप्सीज की लाइफ जीने लगे। मतलब हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी गूगल करके आया है रुद्र, है ना। तो जो जिप्सीज होते थे उस समय हमारे देश में भी कई जिप्सीज आकर रहने लगे। ये लोग कोई काम नहीं करते थे और इनके साथ में एक चीज बहुत आती थी कि लोग कहते थे ये ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, काम वाम कुछ नहीं करना है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो इस तरह की चीजें होती थी। तो ऐसे ही ये जिप्सीज हैं, कोई जिप्सीज होंगे इस तरह के। यहाँ पर जिप्सीज मान लो कि इस तरह के लोग हैं जो घूमते फिरते रहते हैं, कोई इनका पर्टिकुलर ठिकाना नहीं है, इस तरह के व्यक्ति हैं, ठीक है। क्ले बीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स। उनके पास क्या क्या है, ये घुमंतू टाइप के हैं, सेलर्स परमानेंटली वहां नहीं रुकते हैं, तो उनके पास इस तरह की चीजें हैं बेचने के लिए। ओ आई कुड गो ऑन एंड ऑन, मतलब वो कह रही है मैं तो और भी बता सकती हूँ, बट वो यहाँ पर रुक गई। ईच थिंग वुड पुल मी टू अ स्टैंड स्टिल एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर। मतलब कोई भी शॉप कीपर हो या कोई भी सेलर हो, हर चीज मुझे रोक लेती थी, मैं आगे जाना ही नहीं चाहती थी, खड़े होकर देखती रहती होंगी ये पक्का वहां पर। At times people from various political parties would arrive, put up a stage and harangue us through their mics। उसी समय कई पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स आते थे, उन जो स्टेज था isn't it बोर, देखो सबको बोरिंग नहीं लगता। अगर वल्ली पड़ा हो तो वल्ली को रोज अलग अलग बसेस आती रहती थी, उसे अपने घर के बाहर खड़े होना अच्छा लगता था। हर बच्चे का अपना पैटर्न है, ठीक है। तो बली ये ये वही यहाँ थी पर, ना मैडम राइट का बस वाली। हाँ वही तो बेटा, सब बच्चों का अलग अलग पैटर्न होता है। और ये जो क्यूरियस बच्चे होते हैं ना, जिन्हें इस तरह बाहर की चीजों को बहुत ऑब्जर्व करने की आदत होती है, सब नहीं होते हैं, तो ये वैसी ही है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि लीडर्स आते हैं, वहां पर मंच लगता है, मंच सजता है, माइक लगा होता है जिस पर वो भाषण देते हैं, वो माइक की आवाजें हमें परेशान करती हैं। देन देयर माइट बी अ स्ट्रीट प्ले और अ पपेट शो और अ नो मैजिक नो मिरेकल स्टंट परफॉर्मेंस। उसी स्टेज पर इस तरह के शोज भी होते हैं, पपेट शो भी हो जाता है, कोई स्ट्रीट प्ले भी हो जाता है, फिर मैजिक शो भी हो जाता है और परफॉर्मेंस भी हो जाती है। मतलब उस जगह पे ये सारी चीजें होती रहती है। ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये मान के चलो, इन्होंने 92, 94, 96 में इनकी 3 बुक्स आई हैं, तो ये अराउंड 1980 के आसपास के ये सीन डिस्क्राइब कर रही हैं, ठीक है। सो बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन। मतलब वहां कुछ ना कुछ तो होता ही रहता था जिसे मैं एंजॉय करती थी। इवन अदरवाइज देयर वर द कॉफी। हाँ, ये शोर शराबे के लिए है, जो माइक की आवाज है ना उसके लिए है। So even otherwise there were the coffee clubs in the bazaar। बाजार में कॉफी क्लब्स भी थे। The way each waiter cooled the coffee। अब वो कुछ नहीं तो वो कॉफी वाले जो वेटर्स थे वो किस तरह से कॉफी को मिक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो उसको भी बड़ा ध्यान से देखती थी।
हम कह सकते हैं शी इज अ keen observer, lifting a tumbler high up and pouring its content into a tumbler held in his other hand. वही एक में लिया, उससे डाला, फिर दूसरे में लिया, उससे डाला, तो मतलब वो उसको भी ध्यान से देखती थी, उन्हें उसमें भी मजा आता था। अब मैं क्या कहोगे इनको। और the way some people sat in front of the shops. अब इन्होंने तो ऐसे ही बनते देखी होगी उस समय, मैंने कहा ना 1980s की बात। नॉर्मली आज की तरह नहीं है कि वो कॉफी की जो मशीन है उससे कॉफी मार्केट में मिल जाती है, उस तरह से नहीं है, ठीक है। तो और द वे सम पीपल सैट इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स चॉपिंग अप ऑनियन, देयर आईज टर्न्ड एल्सवेयर सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट। लो, शॉप के बाहर बैठकर जो ऑनियन चॉपिंग कर रहे हैं उन्हें भी ऑब्जर्व कर रही हैं, और उनकी आंखें इधर उधर होती थी। और the almond tree growing there and its fruit which was occasionally blown down by the wind. कभी almond tree पर कभी कभी आमंड नीचे गिर जाते थे हवा से, तो वो उसको भी नोटिस करती थी। All these sights taken together would tether my legs and stop me from going home. मतलब ये सारी चीजें मुझे मेरे पैरों को आगे बढ़ने ही नहीं देती थी, मैं बस इन्हीं चीजों को देखती रहती थी। पक्का वो पेड़ देख रही होंगी तो पेड़ के ही आसपास ढूंढती रहती होंगी कोई आमंड मिल जाए, कुछ नहीं तो वो शॉप के आगे खड़ी हो जाती होंगी कि अरे ये कैसे मिला रहा है टी वो कॉफी को। हाँ, कोई भी चीज वो वहां स्टक हो जाती होंगी, इसीलिए इनको आधा घंटे से 1 घंटा लगता था। And then according to the season there would be mango, cucumber, sugarcane, sweet potato, palm shoots, gram, palm syrup and palm fruit, guavas and jackfruit. Every day I would see people selling sweet and savory fried snacks, पायसम, हलवा, boiled tamarind seeds and ice lollies. लो, खाने की सारी चीजें, बच्चा तो खाने की चीजें देख के तो वैसे ही रुक जाएगा। Gazing at all this, one day I came to my street. तो ये सारी चीजें देखते देखते एक दिन मैं जब अपने स्ट्रीट में मेरी एंट्री हुई, my bag slung over my shoulder. At the opposite corner, though a threshing floor had been set up and the landlord watched the proceedings, seated on a piece of सही बात है, piece of sacking. तो वो क्या देखती हैं कि किसी का कॉल आ रहा है, चलो। तो वो देखती हैं कि एक लैंडलॉर्ड है, वो कोई प्रोसेस चल रहा है उसको देख रहा है, और क्या कोई स्टोन, बड़े से स्टोन पर बैठा हुआ है, उस पर एक चटाई मैट जैसा कुछ बिछा हुआ है। आर पीपल वर हार्ड एट वर्क। आर पीपल यानी इसके अपने जो इसकी सोसाइटी के लोग थे वो काफी हार्ड वर्कर थे। ड्राइविंग कैटल इन वेयर्स राउंड एंड राउंड। वो क्या कर रहे हैं, जो कैटल को, अगर ये 1980s की बात है तो उसमें क्या होता था, अनाज को अलग करने के लिए, फसल जब कट के आती थी, आज तो मशीन में डालो और अनाज और छिलका अलग हो जाता है। पहले क्या करते थे, अनाज को नीचे बिछा दिया जाता था और उस पर जो बैल होते थे उनको घुमाया जाता था। वो राउंड एंड राउंड जब घूमते थे तो उनके घूमने से अनाज और उसका भूसा अलग हो जाता था। तो यही प्रोसेस यहाँ पर हो रही है, round and round to tread out the grain from the straw. The animals were muzzled so that they wouldn't help themselves to the straw. और जो बैल थे उनके मुंह कवर्ड थे, उनके मुंह पर एक कपड़े या जाली जैसा बंधा हुआ है। इसे अक्सर ही जो पहले देखा होगा जिन लोगों ने, उन्हें पता होगा या कभी, हाँ बिल्कुल बेटा, तो बांधा जाता था। आई स्टूड फॉर अ वाइल देयर वॉचिंग द फन। मुझे वो देखने में बड़ा मजा आ रहा था कि ये कैसे ये बैल घूम रहे हैं, ये कैटल्स कैसे घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जस्ट देन एन एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीम केम अलोंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार। तभी हमारी गली में से एक, जो हमारी गली के काफी बड़े बुजुर्ग, एल्डर कहने का मतलब कोई सम्मानित व्यक्ति, कोई बुजुर्ग व्यक्ति थे,
वो बाजार से आए। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप। जिस तरह से वो आ रहे थे वो चीज मुझे थोड़ी अलग लगी, अजीब भी लगी। आई वॉन्टेड टू श्रीक विद लाफ्टर एट द साइट ऑफ सच अ बिग मैन कैरिंग अ स्मॉल पैकेट इन दैट फैशन। वो जिस तरह से उस पैकेट को लेकर आ रहे थे मार्केट से जब आ रहे थे, तो उस पर मुझे बहुत तेज हंसी आने वाली थी। आई गेस देयर वॉज समथिंग लाइक वड़ई और ग्रीन बनाना भज्जी इन द पैकेट। वो पैकेट में जरूर कोई ग्रीन बनाना जो चिप्स वगैरह होंगे या जो पकौड़े होंगे या जो भी होगा, कुछ ऐसा जरूर है। बिकॉज द रैपिंग पेपर वॉज स्टेन्ड विद ऑयल, क्योंकि ऑयल लगा था उस रैपिंग पेपर पे। ही केम अलोंग होल्डिंग द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग विदाउट टचिंग इट। उस पैकेट को पकड़ने की बजाय वो उसको हल्का सा स्ट्रिंज से पकड़े हुए थे। I stood there thinking to myself, if he holds it like that, won't the package come undone and the wordies fall out? अब वो सोच रही थी ये जैसे पकड़े हुए हैं, अगर ये पैकेट गिर गया तो, और वर्डई बेकार हो गई तो। The elder went straight up to the landlord, blowed low, and extended the packet towards him. Cupping the hand that held the syringe with his other hand, the landlord opened the parcel and began to eat the vadais. अब उसने देखा ध्यान से कि वो जो बुजुर्ग थे वो लेकर गए, पहले घुटने के बल वहां बैठे उस व्यक्ति के सामने, और वो धीरे से उनके आगे बढ़ा दिया हाथ में, और उसको छुआ तक नहीं। फिर वो जो पार्सल था लैंडलॉर्ड ने ओपन किया और उसमें से वड़ई खाना शुरू कर दिया। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस एट लास्ट आई वेंट होम। ये सब होने के बाद मैं अपने घर पहुंची। My elder brother was there. I told him the story in all its comic detail. और मैंने उसी funny style में जैसा मैंने ऑब्जर्व किया था वैसे ही बता दिया भैया को। I fell about with laughter at the memory of a big man and an elder at that making such a game out of carrying the parcel. मैंने बताया मुझे वो गेम जैसा लग रहा था, जैसे वो कोई गेम खेल रहे हैं ऐसे पकड़ के लेके जाए, जैसे छोटे बच्चे करते हैं कि हाँ भाई धीरे से पकड़ के लेके जाओ, छूट गया तो छूट गया। तो लेकिन वहां पर क्या होता है, बट अन्नन वॉज नॉट अम्यूज्ड। भाई है अन्नन, वो मेरी तरह उसने इस टॉपिक को एंजॉय नहीं किया। अन्नन told me the man was not being funny when he carried the package like that. He said everybody believed that they were upper caste and therefore must not touch us. If they did, they would be polluted. That's why he had to carry the package by his string. तो अन्नन कहते हैं हम लोग छोटी जाति वाले हैं, अगर उन्होंने हमारे छुआ कोई चीज ले ली या हमसे टच हो गए तो वो पॉल्यूटेड हो जाएंगे, ऐसा मानना है। तो इस तरह की इस वजह से वो पैकेज को स्ट्रिंज से पकड़ कर ले जा रहे थे, प्रॉपर पैकेट नहीं पकड़ के लेके जा रहे थे। When I heard this, I didn't want to laugh anymore and I felt terribly sad. ये सुनने के बाद मेरी हंसी गायब हो गई। ठीक है, कहाँ चला गया। If one of us held that package in his hands, even though the vadai had been wrapped first in a banana leaf and then parceled in paper, वो कह रहे टच भी वो तो पेपर के अंदर है और पेपर के अंदर भी बनाना लीफ के अंदर वड़ई रखी हुई थी। I felt so provoked and angry that I wanted to touch those wretched vadais myself straight away. अब तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं जाकर खुद ही उन वड़ाइस को टच कर दूं। Why should we have to fetch and carry for these people? I wondered. गुस्सा आ रहा था मुझे कि क्यों हम उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। Such an important elder of ours goes meekly to the shops to fetch snacks and hands them over, reverently bowing and shrinking to this fellow who just sits there and stuffs them into his mouth. The thought of it infuriated me. क्यों वो हमारे बुजुर्ग वहां जा चुपचाप गए और उनको लाकर दिया और सम्मान दिया, ऐसे नहीं नीचे बैठ के झुक के सम्मान के साथ उनको वो दिया और वो खा भी लिया उसने आराम से। ये चीज मुझे परेशान कर गई, गुस्सा आ रहा था। How was it that these fellows thought so much of themselves? कैसे लोग हैं ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं? Because they had scraped 4 coins together.
that mean they must lose all human feelings? मतलब इनके पास पैसा है तो इंसानियत नहीं है, but we too are human beings. Our people should never run these petty errands for these fellows. हमारे लोगों को इन लोगों के लिए ये छोटे मोटे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए. We should work in their fields, take home our wages and leave it at that. हम उनके खेत में काम करने चाहिए, काम करो, पैसा लो और चलो. ये बाजार से सामान लाना और फिर झुककर इस तरह से देना, क्या मतलब है? ये काम हमें नहीं करने चाहिए. My elder brother, who was studying at a university, had come home for the holidays. He would often go to the library in a neighboring village in order to borrow books. तो बता दिए कि ये जो इनका बड़ा भाई है अन्नन, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो कुछ दिनों के लिए घर आया हुआ है, तो दूसरे गांव में लाइब्रेरी थी, वहां जा रहा था बुक्स लेने के लिए, अक्सर जाता रहता होगा. He was on his way home one day, walking along the banks of the irrigation tank. One of the landlord's men came up behind him. He thought my Annan looked unfamiliar, and so he asked, "Who are you, Appa? What's your name?" Annan told him his name. Immediately the other man asked, "Thambi, on which street do you live?" The point of this was that if he knew on which street we lived, he would know our caste too. तो वो जब जा रहा था तो रास्ते में लैंडलॉर्ड के किसी व्यक्ति ने उसको नोटिस किया होगा, वो अनफेमिलियर था उससे, तो उसने पूछा कि कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? गांव में, शहर में आज के टाइम में लोग थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं. पहले लोग एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर लेते थे, कौन है, कहाँ से आया, किसके यहाँ कोई नया मेहमान आया है, ये सारी चीजें जानकारी रखते थे. तो अन्नन को देखकर उसने पूछा कौन हो, तो उसने नाम बता दिया. नाम बताने के बाद वो पूछते अच्छा रहते कहाँ हो? तो रहने में क्या होता था कि पहले कॉलोनीज थी कि इस एरिया में यही लोग रहेंगे, इस एरिया में यही लोग रहेंगे. तो बोले अगर मैं अपना एरिया बता देता तो वो समझ जाता कि हमारी कास्ट क्या है, तो मैं अपनी कास्ट रिवील नहीं करना चाहता था. Anand told me all these things and he added, because we are born into this community, we are never given any honor or dignity or respect. We are stripped of all that. But if we study and make progress, we can throw away these indignities. तो वो कहते हैं कि हम जिस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं वहां हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये सारी चीजें, ये अपमान हमें झेलना नहीं पड़ेगा. सो स्टडी विद केयर, लर्न ऑल यू कैन. If you are always ahead in your lessons, people will come to you of their own accord and attach themselves to you. Work hard and learn. The words that Annan spoke to me that day made a very deep impression on me. उस दिन भाई ने जो बातें मुझसे कही वो बिल्कुल मेरे मन में एक गहरी छाप छोड़ गई थी. And I studied hard with all my breath and being. In a frenzy almost, मैं पागलपन की हद तक पढ़ाई करने लगी. As Annan had urged, I stood first in my class, and because of that, many people became my friends. मेरे पढ़ने की वजह से बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड हो गए. तो यहाँ पर अगर हम देखें, इनडिग्निटी दो तरह की दी हुई है इस चैप्टर में. एक अनटचेबिलिटी वाली इनडिग्निटी है कि लोगों को किस तरह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है पहले, और उस चैप्टर में हमने देखा कि जो नेटिव इंडियंस हैं अमेरिका में उनको किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है.